विधायकों ने बैठ करके नीतीश कुमार को ये कह दिया कि आप जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य है। नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में किसे रख रहे हैं, किसको आउट कर रहे हैं और किसकी लॉटरी लगी। तो चिराग पासवान बैलेंस एनडीए गठबंधन में हमेशा से बनाते आए हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी। सुबह के 8 बज चुके हैं और बात करें तो बिहार के राजनीति की ही इसमें बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है और पूरे बिहार के लिए स्पेशल बात होने वाला है। और ये स्पेशल बात कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के गांधी मैदान से होने वाला है, जहां पे गांधी मैदान में एक इतिहास फिर से रचने जा रहा है। आपको बता दें, कुछ ही देर में गांधी मैदान में मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री पद के लिए जो तैयार बैठे हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या क्या आप अपने पिटारी में रखे हुए हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, अब पिछले लगभग 100 घंटे से 14 तारीख को जब से रिजल्ट निकला, हम लोगों ने आप लोगों ने जश्न मनाया जी कि आपका जो प्रेडिक्शन था, आप लोगों ने जो काम किया था वो आंशिक रूप से क्या बहुत हद तक जी सही हुआ और एक नई सरकार के आने की संभावनाएं बढ़ी, वो भी पूरे प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत के साथ। जी विपक्ष पूरी तरह से तहस नहस छत बिछत हो गया और एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली। जी लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी। इसके बाद एक प्रक्रिया थी 17वीं विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन के लिए जी राज्यपाल से आग्रह करने की। जी उसकी प्रक्रिया में लगभग 48 घंटे 72 घंटे लग गए। जी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मंथन का दौर था और इतना प्रचंड बहुमत मिला तो जिम्मेवारियां भी बड़ी थी। बिल्कुल। इन जिम्मेवारियों को नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि जो प्रचंड बहुमत मिला है वो नीतीश कुमार को इसलिए मिला है कि 5 साल के लिए उन्होंने वादा किया है, बिल्कुल उस वादे को पूरा करना है। तो निश्चित रूप से जिस मंत्रिमंडल को लेकर के नीतीश कुमार 17वीं विधानसभा में जी काम कर रहे थे और जिस मंत्रिमंडल के सहारे उन्होंने इन योजनाओं को बिहार की जनता के लिए बनाया, जी जनता खुश हुई, जी जनता को लगा कि अब इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। जी तो निश्चित रूप से उस मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी यही कारण है कि जब कल मंत्रिमंडल के गठन से पहले जी जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग विधायकों की, अलग अलग दलों की अपनी बैठक, उसके बाद संयुक्त बैठक जो कि सेंट्रल हॉल में हुआ, और सेंट्रल हॉल में जब संयुक्त बैठक हुई उससे पहले 2 प्रक्रियाएं हुई। नीतीश कुमार को अपने विधायक दल का नेता चुना गया, अपना नेता जदयू ने चुन दिया। विधायकों ने बैठ करके नीतीश कुमार को यह कह दिया कि आप जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य है और आपके फैसले पर ही आगे हम प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से पर्यवेक्षक के निगरानी में भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ और बाकी के दलों ने पहले ही मीटिंग कर ली थी, इसकी जानकारी हमने दे दिया। उन्होंने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया था। ऐसी स्थिति में भाजपा की तरफ से भी एक नेता और एक उपनेता का चयन हुआ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को एक बार फिर से नेता और उपनेता चुना गया। इसके बाद प्रक्रिया सेंट्रल हॉल की हुई और सेंट्रल हॉल में जैसे ही सभी 202 विधायक पहुंचे, इसके अलावे जो विधान परिषद के सदस्य थे वो पहुंचे, कई पदाधिकारी पहुंचे और सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुन दिया गया। लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत ठीक पहले जो शपथ ग्रहण लोग लेने के लिए नंबर आएंगे, उस नंबर से पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है वो कितना ज्यादा सटीक है और उसके कितने लोगों को किसे किसे क्या मिलता है, किसकी किसकी लॉटरी लगी है, कौन बाहर होंगे मंत्रिमंडल से और किसको लेकर के क्या क्या होने वाला है। ये पूरी जो लिस्ट है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने खुद नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया और बाकी के लोगों ने उसका अनुमोदन किया। विजेंद्र यादव इसका अनुमोदन किए, राजू तिवारी ने उनका साथ दिया और इसके अलावे बारी बारी करके सभी ने समर्थन दिया। उसके बाद नीतीश कुमार का ध्वनि मत से मेज थपथपा करके स्वागत किया गया। सभी ने हाथ उठाकर उनके पक्ष में अपनी राय दी कि सहमति है, आप नीतीश कुमार को आगे बढ़ेंगे और नीतीश कुमार ही मंत्रिमंडल के यानी कि विधायक दल के नेता होंगे और वही मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये गेम जो है, गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में आ गई है। अब इस गेंद को नीतीश कुमार कैसे खेलते हैं? सेफ साइड गोल करते हैं
पास करते हैं जी या फिर इसको पूरी प्रक्रिया के तहत कहते हैं। पहली बार मैं एक लिस्ट के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूं, जी जबकि अक्सर मैं ऐसा करता नहीं हूं। जी जो पिछली सरकार थी पहले उससे हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पिछली सरकार में नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से मुख्यमंत्री थे, जी नंबर 1 के व्यक्ति थे और उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, अन्य असंबद्ध विभाग थे जो और लोगों के पास नहीं है। नहीं, टोटल जी। 48 विभाग हैं, 48, जी जिनमें से 36 मंत्रियों के पास, किसी के पास, अधिकांश के पास एक, किसी के पास एक से ज्यादा जी विभाग रहे हैं, जी जिसमें नीतीश कुमार के पास 5 से 6 विभाग नजर आ रहे हैं। जी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ये सब कुछ नीतीश कुमार इस बार भी अपने पास रखेंगे। इसमें से किसी को कुछ देने वाले काट नहीं छाट करके देने वाले नहीं है। जी इससे पहले ही उन्होंने वित्त विभाग भारतीय जनता पार्टी को दे करके जी काम कर लिया है। दूसरी तरफ वित्त विभाग और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हुआ करते थे। विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि और खान एवं भूतत्व विभाग था, जी उप मुख्यमंत्री भी वो थे। विजय कुमार सिन्हा को इस बार भी उसी रोल में और सम्राट चौधरी को उसी रोल में देखा जा सकता है। जी विजेंद्र प्रसाद यादव की भूमिका बदल सकती है। जी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से बिजली विभाग में ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग का वो कार्य देख रहे थे, जी ऊर्जा विभाग में जो उन्होंने काम किया, जिसके तहत नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दिया लोगों को, जी इसलिए एक बार फिर से ऊर्जा विभाग जो है विजेंद्र यादव के पास ही रहेगा। विजय कुमार चौधरी इस बार नए रोल में नजर आ सकते हैं। विजय जी। कुमार चौधरी के बारे में कहा जाता है जी कि संसदीय कार्य मंत्री तो थे ही, जल संसाधन भी इनके पास था। इस बार इनका नाम जो है कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी नीतीश कुमार ने रखा है। जी लेकिन इनके साथ साथ एक और शख्स है जिनकी चर्चा चल रही है। जी। विजय कुमार सिन्हा जो है पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, जी इसलिए इनको अनुभव भी उस बात का है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। इसलिए जी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जो 5 साल का कार्यकाल है, जिसमें नीतीश कुमार का शायद ये अंतिम कार्यकाल होगा, जी नीतीश कुमार इसको बेहतर ढंग से चलाएं। हमने विजेंद्र यादव का नाम बता दिया, इनका नाम है प्रेम कुमार। एक ऐसे शख्स है जी जो काफी वरिष्ठ भी हैं जी। और 9वीं बार जीत करके आए हैं। जी इनको भी विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है, यानी विजय कुमार चौधरी और प्रेम कुमार के बीच में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है। जी आगे देखना होगा क्या होगा। श्रवण कुमार इस मंत्रिमंडल का भी हिस्सा हो सकते हैं। जी संतोष कुमार सुमन, जिनके पास कई विभाग थे, उनको विभाग घटा करके, और कहा यह जा रहा है कि कुछ अलग विभाग उनको दिए जाएंगे। जी। ये आग्रह पहले भी हम्म, जीतन राम मांझी कर चुके हैं कि हमको हलुक विभाग दिए हैं, जी तो भारी विभाग इस बार दिया जाएगा। तो लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी उनके पास था। बाद में उनसे इसमें से भी 2 विभाग ले लिए गए थे। जी सुमित सिंह अब नहीं रहे तो एक सीट खाली हो गया, जी तो इसमें नए लोगों को एंट्री एंट्री दिया जाएगा। होगी, जी। सुमित सिंह की जगह पर जी श्रेयसी सिंह का नाम बड़ी तेजी से आगे चल रहा है। जी श्रेयसी सिंह आ सकती हैं इसमें, जी। ये बातें कही जा रही हैं। जी इसके अलावा इसमें एक और नाम राजपूत समाज से संतोष सिंह का आ रहा है, जी जो कि पहले भी मंत्री थे, लेकिन एक का घट रहा है, तो यहाँ राजपूत समाज से ही किसी को लाया जाएगा। जी रेणु देवी इस बार मंत्रिमंडल में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जी उनके लिए कोई अलग से रोल तय किया जाएगा, जी ये बातें कही जा रही हैं। तो वहीं मंगल पांडे निश्चित रूप से फिर से स्वास्थ्य विभाग के मंत्री वही, होंगे, जी। और ये बातें लगभग है। नीरज कुमार सिंह, इनको लेकर के संशय की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कितने राजपूतों को दिया है, कुछ नए लोगों को भी चांस देने की बात कही जा रही है। जी तो नीरज कुमार सिंह मंत्री बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। अशोक चौधरी पर भी संशय है, क्योंकि नए लोगों को दिया जाएगा और जी। अशोक चौधरी को संगठन का कार्य दिया जाएगा। जी कहा यह जा रहा है कि विधानसभा के में जीत करके कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा जो कुर्सी खाली कर रहे हैं, उस कुर्सी पर बिहार के जो अध्यक्ष होंगे, जी उस जिम्मेवारी को दिया जाए। संगठन को मजबूत करने के लिए अशोक चौधरी को मौका दिया जा सकता है। जी देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन अशोक चौधरी काफी वरिष्ठ नेता है और जी। लगातार मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबियों में भी उनका नाम नाम आता है, है, जी। तो इनके भी मंत्री परिषद में रहने की संभावनाएं हैं। जी। लेकिन जो बातें इंटरनल चल रही हैं, उसमें उनको संगठन की जिम्मेवारी दी जाएगी, जी। ये बातें भी कही जा रही है। बात लेसी सिंह की कहे तो ये भी मंत्रिमंडल में साफ नजर आ रही है। जी मदन सहनी को लेकर के इस बार संशय की स्थिति बन सकती है, जी। लेकिन चूंकि सहनी समाज के बहुत लोग नहीं हैं तो जदयू में, जी। तो इनका नाम आ रहा है। लेकिन जी
दूसरे पक्ष से सहनी समाज के कई लोग सामने हैं, इसको भी लेकर के मदन सहनी का और मदन सहनी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार इस बार फेरबदल कर सकते हैं। बात नीतीश मिश्रा की करें, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग इनके पास था, बाद में पर्यटन इनसे अलग हो गया था। उद्योग विभाग में रहते हुए इन्होंने जो स्कीम्स, जो आइडिया और जो मास्टर प्लान दिया है उससे नीतीश कुमार बहुत प्रभावित थे और इसके आधार पर उन्होंने 1 करोड़ लोगों को, मैंने चुनाव से पहले भी ये बातें कही थी और मैंने कहा था कि यहाँ के लोग झंझारपुर के विधायक नहीं बल्कि एक मंत्री जीता रहे हैं और एक ऐसा मंत्री जो झंझारपुर सहित पूरे मिथिलांचल और बिहार में 1 करोड़ लोगों को पलायन से वंचित करके उससे ज्यादा की संख्या बढ़ा सकता है। कई जगहों पे इन्होंने प्रोजेक्ट लगाने की बात कही है और इन्वेस्टर्स आने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पूरा प्लान बना करके नीतीश मिश्रा रखे हुए हैं, इसलिए नीतीश मिश्रा मंत्री का बनना तय है। नितिन नवीन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी मंत्री बनेंगे। एकमात्र कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कायस्थ समाज से आते हैं, हालांकि एक कायस्थ युवा लड़का जीत करके आया है जदयू से भी, तो उसे भी संभावनाएं बढ़ रही है कि कायस्थ समाज की उसमें सहभागिता बढ़ाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए एक कायस्थ समाज से और जदयू की तरफ से मंत्री बन सकते हैं उनकी जगह पर। बात महेश्वर हजारी की करें तो महेश्वर हजारी के जिम्मे भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। अशोक चौधरी में संशय है, लेकिन महेश्वर हजारी में कोई संशय दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बात शीला कुमारी मंडल की करें तो ये भी मंत्रिमंडल में आती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इनका कंपटीशन अपने ही पार्टी के कई महिला नेत्रियों से है। सुनील कुमार की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय इनके जिम्मे था, एक बार फिर से दलित समाज से आते हैं, इनके पास रहेगा। इसके बाद जनक राम की बात करें, हालांकि एमएलसी हैं और इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जनक राम एक बार फिर से जिस विभाग में थे उसमें आ सकते हैं। हरीश सहनी की बात करें तो हरीश सहनी ने भी अपने विभाग में बेहतर काम किया था और उसका रिजल्ट आप देखने को मिला है। हरीश सहनी के काम से खास करके नीतीश कुमार बहुत संतुष्ट थे, तो हरीश सहनी एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। बात करें कृष्णनंदन पासवान की तो गन्ना उद्योग इनके पास था, बहुत बड़ा विभाग इनके पास नहीं था, लेकिन चीनी मिल और बाकी की चीजों को लेकर के जो सरकार वादे कर रही है उसके लिए एक मजबूत मंत्री की जरूरत है। देखना होगा कृष्णनंदन पासवान की जगह पर किसे मौका मिलता है या कृष्णनंदन पासवान को कंटिन्यू किया जाता है। जहां बात जयंत राज की करें तो जयंत राज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको इनके ही जाति के लोग कंपटीशन दे रहे हैं। श्री भगवान कुशवाहा से इनकी बड़ा कंपटीशन है। इसके अलावा और कई कुशवाहा नेता जीत करके आए हैं जिनके साथ इनका कंपटीशन। जमा खां को कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से मंत्री बन रहे हैं। रत्नेश सदा की बात करें तो इन पर भी संशय की स्थिति है, हालांकि इनका टिकट आपको पता है कि एलजेपी के खाते में चला गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने वापस ले लिया। रत्नेश सदा का टिकट वापस हो जाना ही बहुत बड़ी बात है और मंत्रिमंडल में इनका रहना न रहना ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। इनके जगह पर किसी और उस समाज के नेता को दिया जा सकता है। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री हैं, काफी लंबे अवधि से जीत करके आए हैं वोट से, तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे ये बात साफ नजर आ रही है कि एक बार फिर से इनको मौका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सुरेंद्र मेहता की बात करें तो ये भी जीत करके आए हैं। खेल विभाग इनके पास था, खेल को लेकर के इन्होंने अच्छा खासा आयोजन भी किया था। आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल भी अब बिहार में होने लगे हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो खेल विभाग में सुरेंद्र मेहता दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब किधर पलट दे कोई ठीक नहीं रहता है। संतोष कुमार सिंह की बात करें तो संतोष कुमार सिंह को मैंने पहले बताया था कि राजपूत समाज के नेताओं में दो लोगों का, एक का कटना और संतोष सिंह का उस मंत्रिमंडल में होना, ये कहीं ना कहीं फिक्स लग रहा है। संजय सरावगी की बात करें तो यहाँ संजय सरावगी की जगह किसी और को विभाग दिया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। सुनील कुमार पर्यावरण मंत्री, इनका भी कहा जा रहा है कि ये जीत कर तो आ गए हैं, लेकिन इनकी जगह पर इसी समाज से कोई और दिखाई दे रहा है। कुशवाहा समाज के कितने नेताओं, कुर्मी समाज के कितने नेताओं को दिया जाएगा, ये फैसला नीतीश कुमार और बैठ करके सम्राट चौधरी करेंगे। लौकुश समीकरण का उन्हीं के दोनों के पास है। राजू कुमार सिंह की बात करें तो राजू सिंह को पिछली बार तो मिला था, इस बार देखना होगा कि राजू कुमार सिंह के साथ क्या होता है। कई राजपूत नेता जीत करके आए हैं और कई लोगों को इस बार मौका देने की बात की जा रही है। बात जीवेश मिश्रा की करें तो इनका टिकट निश्चित रूप से जीत तो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में संशय की स्थिति बनी हुई है। विजय कुमार मंडल की बात करें तो इनका भी आपदा प्रबंधन इनके पास था, इनका भी कहीं ना कहीं अब नए लोगों से रिप्लेसमेंट होने की बात लग रही है। कृष्ण कुमार मंटू 36वें मंत्री थे, इनका चूंकि ये कुर्मी समाज से आते हैं इसलिए इनका भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं काटेगी। संभावित लोगों की श्रेणी में ये नाम जो है उसमें बहुत ज्यादा हेर फेर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रामकृपाल यादव
एक नया चेहरा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीता कुमारी पर दांव लगाया जा सकता है। मिथिलेश तिवारी एक ऐसा नाम है जिन पर दांव लगाया जाता है। श्रेयस सिंह पर दांव लगाया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि श्याम रजक और इसमें एक और शख्स का चर्चा चल रहा है जो कहीं ना कहीं इस पूरे कवायद में नजर आ रहे हैं कि वो हिस्सा बन सकते हैं। मंजीत सिंह का नाम भी इसमें बड़ी तेजी से चल रहा है। मंजीत सिंह को देखिए क्या होता है, लेकिन ये मान के चलिए आप कि कुछ नाम जो हैं इसमें से कट रहे हैं सभी खेमे से। दूसरी तरफ एलजेपी के तरफ से अगर 3 मंत्री बनते हैं तो उसमें संजय पासवान, राजू तिवारी और एक महिला का नाम चल रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन जो फोकस्ड है वो कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि जब मंत्रिमंडल की बात हो, टिकट बंटवारे की बात हो, तो चिराग पासवान बैलेंस एनडीए गठबंधन में हमेशा से बनाते आए हैं। इस बार भी वो बैलेंस कैसे बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी, किसे किसे मौका देते हैं। लेकिन राजू तिवारी और संजय पासवान का नाम तो लगभग फाइनल नजर आ रहा है। वहीं संतोष सुमन का भी नाम फाइनल नजर आ रहा है। स्नेहलता और माधव आनंद में किसे मौका देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को खुद ही केंद्र में मंत्रिमंडल नहीं मिला है। आगे उनको क्या कुछ मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, अभी ये हमारे पास उपलब्ध है। 1 घंटा के बाद जब नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए गांधी मैदान पहुंचेंगे, उससे 1 घंटा पूर्व हम आपको एक और लिस्ट देंगे जो फाइनल लिस्ट होगी, और वो लिस्ट ये तय करेगी कि आखिर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में किसे रख रहे हैं, किसको आउट कर रहे हैं और किसकी लॉटरी लगी है। तो जैसे कि आपने सुना कि बाबा ने वो सारी लिस्ट आपको बता दी कि किन्हें क्या मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386